आदाब अर्ज़ है। मुल्क में सब अच्छा है, हर चीज़ सही तरफ जा रही है बज़ाहिर। इस पे बहस करेंगे कि क्या सही तरफ जा रही है नहीं जा रही, लेकिन एक ख़बर मैं इकॉनमी या मामलात या कारोबार या धंधा या पैसे पे जाने से पहले एक चीज़ पे मैं ज़रूर टच करना चाहूँगा, और वो ये कि नवाज शरीफ साहब जो कि यकीनन जेल में तंग ही हो रहे होंगे, और अल्लाह ताला हर किसी को कैद से बचाए कि कैद चाहे आप मुजरिम हो या ना हो, लेकिन कैद होती है और हर किसी इंसान के लिए मुश्किल होती है। तो मेरी तो दिल से दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनको भी उनकी मग़फ़रत करे, उनको माफ़ करे, उनके गुनाह ख़त्म करे, उनकी गलतियाँ ख़त्म करें, जो मामला हो, और वो किसी न किसी तरह जेल से निकलें। क्योंकि उसकी वजूहात दो हैं। एक वजह तो ये कौम के ऊपर बोझ है एक लीडर को जेल में रखना, क्योंकि ख़र्चा हमारा जेब से ही हो रहा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है वो किसी न किसी जेल से निकले, लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जेल से निकले। हालांकि वो मर्द मुजाहिद बन के दोबारा जेल चलेगा, कहा कि नहीं मैं जेल जाएंगे। लेकिन आज उनकी जो एप्लीकेशन उनके वकील ने, पहले वो लीगल ग्राउंड से बैटल कर रहे थे कि जी केस को ख़त्म किया जाए, बेल दी जाए, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, लेकिन अब उन्होंने कहा वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है और अब वो मेडिकल ग्राउंड्स पर लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर मैं उनका वकील होता मैं भी यही मशवरा देता कि सर जी अगर आपको बच के निकलना है तो जो लीगल पैंतरा चलता है वो चलाओ, लेकिन अगर सच्चा लीडर हक पे लड़ रहा होता तो ये मुझे यकीन है कि ओरिजिनल एप्लीकेशन जो लीगल ग्राउंड्स पे थी वो विड्रॉ ना की जाती। तो यकीनन फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एब्सोल्युटली परफेक्ट, वेल डन, बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसमें लीगल ग्राउंड तो कोई है नहीं। हाँ, मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल शेल मिल जाए, बाहर जाने का रास्ता बन जाए तो हमारे लिए भी अच्छा है और यकीन उनके लिए अच्छा है। और इस बात से ये तय हो गया कि नवाज शरीफ साहब अब यकीनन मुश्किल में आ गए, और मुश्किल में आने की वजह ये भी है कि माजी में वो लोग जो ऐसे यूँ उचका के ले जाया करते थे, अब वो उचका के ले जा नहीं रहे, बल्कि वो तो उल्टा इस हुकूमत के पास सुना है 1200 लोगों की टीम आ रही है, वली अहद हिज़ हाइनेस तशरीफ़ ला रहे हैं, 125 बंदा उनकी सिक्योरिटी के लिए आ गया है, 20 बिलियन डॉलर की सुना इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो सऊदी अरब जो कि माजी में इन हुकूमतों का दोस्त रहा, आज वो लगता है कि वो इनका दोस्त नहीं रहा। बहरहाल फिर मेरी दुआ कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब की क़ैद जो है उनके लिए आसान करें। ये मैं बताते चलूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बिला वजह की क़ैद कैसी होती है, क्योंकि मैंने भी कुछ अरसा नवाज शरीफ साहब की वजह से बिला वजह की क़ैद सही हुई है। तो मेरे दिल से उनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। हालांकि उन्होंने बहुत से लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की थी, शायद उसी का कारमा है जो वो जी रहे हैं। जनाब अली, मेरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद में मेरे साथ सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ यहाँ लाहौर में मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब PMLN से, और दो आज हमने इकॉनमी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बुलाए हैं, मुज़म्मिल इस्लाम साहब और ज़ीशान मर्चेंट साहब, दोनों कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मैं इब्तिदा आपसे करूँगा क्योंकि आप यहाँ बैठें तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट एडवांटेज प्रॉक्सिमिटी। और मैं एक वजाहत करता चलूँ, मलिक साहब खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, धंधा कारोबार इकॉनमी समझते हैं। सदाकत साहब भी इकॉनमिस्ट हैं, इकॉनमी समझते हैं, और मर्चेंट साहब और मुज़म्मिल इस्लाम साहब दोनों इकॉनमी समझते हैं। तो मौजूद बहस इकॉनमी होगी, लेकिन जो मैंने अर्ज़ की उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे होंगे, मुझे यकीन है आप फरमा दीजिए। देखें, मेरे ख्याल से आपने थोड़ी सी ज़्यादती की। आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की एक प्रायर मेडिकल कंडीशन है। आप ये भी जानते हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त उनको एक बाईपास ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़ा था। और ये जो कंक्लूजन कि क्या उनकी हेल्थ ऐसी है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, ये गवर्नमेंट ने 3 या 4, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही सर्व करती है तो मेडिकल बोर्ड्स के बाद इस कंक्लूजन पे आए हैं। वो किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं। उन्होंने इस मुल्क की डिफेंस को इम्प्रेग्नेबल बनाया हुआ है। अगर उनको आप गलत जगह आप डिफेंस मुझे रोकने मजबूर कर देंगे ना। अब आप डाइस पे आकर जलसा नहीं, जो बात वहां तक थी मैं खामोशी से सुन रहा था। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, वो इम्प्रेग्नेबल डिफेंस पे आ गए। वो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर उन्होंने डील करनी होती ना तो जब वो लंदन के अंदर बैठे हुए थे उस वक्त डील कर लेते। वो आए यहाँ पे इसीलिए थे कि मुकदमात को फेस कर सकें और एक अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को प्रूव कर सकें कि जी कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ छुपाने के लिए नहीं है। अब मेरिट्स ऑफ द केस जो है वो हिल मेटल केस के अंदर क्या मेरिट्स हैं या क्या डीमेरिट्स हैं, अगर आप चाहते हैं हम उसके अंदर भी जा सकते हैं ताकि मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर भी हम डिस्कस कर लें। नहीं चाहता, बिकॉज़ इट वुड ओनली मेक यू फील बेटर। द फैक्ट इज कि इन्होंने कई हार्ट पेशेंट्स को,
कईयों को हथकड़ियां लगा के बिस्तरों से बांधा हुआ है, तो ये वो मैं तो लेट्स नॉट कंफ्यूज थिंग्स, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, नॉट कंफ्यूजिंग, मैं तो आज जान अर्ज की, मैं तो चाहता हूं अल्लाह ताला उनकी लिए ये कैद सबके लिए मुश्किलें आसान ये कैद अच्छी नहीं होती, ठीक बात है। और अगर खुदा ना खास्ता इनके बदला ना करे ये बिला वजह की जेल में, तो बहुत ही मुश्किल। इंसान सोचते अल्लाह मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि इन्होंने एवन फील्ड मुझे नहीं पता, बेईमानी मुझे नहीं पता, इन्होंने इंसानियत पे जुल्म बड़ा किया हुआ है। तो बहरहाल इकोनॉमी पे आ जाए, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, आ जाइए इकोनॉमी के ऊपर आ जाए, इकोनॉमी पे आ जाए। अच्छा, मैं आप दोनों सियासतदानों पे से पूछने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं इकोनॉमिस्ट, इस्लाम साहब आपकी तरफ मैं जाऊँगा। सऊदी अरब से लगता है बड़ा अच्छी खबर आ रही है, और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर आपका पहले मैं तबसरा चाहूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। मुजम्मिल साहब। जी जी आपने मेरा सवाल नहीं छोड़ा था, आप तो फोन में फंस गए। हाँ। मैंने अर्ज की कि मैं चाहूंगा कि आप हालिया इकोनॉमी में जो कुछ मूवमेंट हो रही है उस पर आप तबसरा कीजिए, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। कल का दिन जो है ना बड़ा अहम था, और जो हम पिछले 5-6 महीने से एक बहस में थे कि आया ये जो हुकूमत आई है इनके हाथ से मज़ीद सूरत हाल स्लिप होती जा रही है या ये कुछ रिकवरी की तरफ ला रहे हैं। तो कल के दिन एक ट्रेड का डाटा आया, एक अदर ट्रेड का डाटा आया, जिसमें हमने देखा कि हमारी इंपोर्ट बिल जो है पिछले साल जनवरी 18 के मुकाबले में जनवरी 19 में 1.2 अरब डॉलर से कम हुई है, और एक्सपोर्ट्स में कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, सिर्फ 4% बढ़ी है। सही। और दूसरा हमने रेमिटेंसेस देखा 13% बढ़ गई, और वो भी जो है 1.97 अरब डॉलर के करीब आई। तो ये दो नंबर से ऐसे लग रहा है कि जो हमारा करंट अकाउंट खसारा था, जो महीने की 2 अरब डॉलर की एवरेज हो गई थी पिछले साल जुलाई ऑनवर्ड्स, वो अब आहिस्ता आहिस्ता 1 अरब डॉलर से नीचे आना शुरू हो गया है। और वो जो एक्सचेंज रेट को जो डीवैल्यू करने वाली बात थी और दूसरी शरह सूद बढ़ाने वाली बात थी, एटलीस्ट वो जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा अच्छा मेजर था, लेकिन उसमें लोगों को जो है चपत पड़ गई है, और लोगों ने जो है ना अपना जिसे कहते हैं ना कि खाना पीना कह लें या उड़ना बिछोना कह लें कि उसको कम कर दिया है, और अब जो है कोशिश यही हो रही है कि आगे एक्सपोर्ट्स हो। तो ये तो एक साइड ऑफ द पिक्चर हो गई। दूसरी साइड वो ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर IMF से मिलने गए, और IMF से मिलकर आए तो 2 दिन से अखबार जो है ना वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लगा के बैठ गया है कि जी अभी हम और IMF बहुत दूर बैठे हैं। IMF कह रहा है कि जी शरह सूद इतना होना चाहिए, मज़ीद 3-4% बढ़ा दें, डी वैल्यू कर दें, बिजली और गैस की कीमत 20-20, 25-25% बढ़ा दें। तो उसको जो है प्ले ये किया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट IMF में जाती है तो आया ये सब कुछ किया तो आवाम तो फिर नजर ही नहीं आएगी। वो जो हेल्थ कार्ड बनाया है वो तो हेल्थ कार्ड वाले लोग ही जिंदा नहीं होंगे, तो उनको हेल्थ कार्ड कैसे वो तो शायद बच जाए, शायद हो सकता है मिडिल क्लास को भी हेल्थ कार्ड की जरूरत पड़ जाएगी उसके बाद। तो जी क्या कह रहे हैं? उसके बाद गरीब आदमी को नहीं, मिडिल क्लास को भी हेल्थ कार्ड चाहिए होंगे। हाँ वो तो मिडिल क्लास मतलब वो बचेंगे नहीं ना, इवेपोरेट हो जाएंगे। वो जो IMF की खौफनाक सी, तो उस पे जो है मैं चाह रहा था कि अगर हमारे हुकूमत वाले जो है इस पे वजाहत दे देते तो लोग घबराए नहीं। बस अभी तो सूरत हाल अब आपने फिर अगली बात आप अभी चलते हैं उनके पास चलते हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, अगली बात जब आप सऊदी की शुरू करेंगे तो उस वक्त बिल्कुल ठीक है। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में करंट सिचुएशन पे? करंट सिचुएशन में ओवरऑल चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आता है कि जो मैं अगर पब्लिक सेंटिमेंट की बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं, तो अब वो कुछ अनईजीनेस उनकी बढ़ती जा रही है और नाराज़ होने लगे कि क्या ये डिसीजन टू ब्रिंग इन दिस गवर्नमेंट वाज राइट और रॉन्ग। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं ये बात करूँ कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, नॉन फाइलर्स के पीछे जा रहे हैं, जो टैक्स एवेडर्स हैं उसके पीछे जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइड है कि जो पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन अब हो रहा है। तो ये चीज़ दोनों साइड फ्लिप साइड। नहीं ज़ीशान, आपने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी है इज हैविंग सेकंड थॉट्स, उसकी वजाहत कीजिए क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है भाई? देखिए वो जिस विगर से लेके आए थे कि चीज़ें बहुत आराम से ठीक होना शुरू की और डायरेक्शन नज़र आनी चाहिए, लेकिन वो डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही ना इस वक्त। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी कोई नज़र नहीं आ रही, ट्रेड पॉलिसी कोई नज़र नहीं आ रही, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज नहीं हो पा रही। हम सब्सिडरी मेजर्स ले रहे हैं और वो सब्सिडरी मेजर्स से हम काम चल, अब इस वक्त टोटल फायर फाइटिंग हो रही है। अब जब फायर फाइटिंग से निकलेंगे तो पता चलेगा कि जी 1 साल हो जाएगा, और ये गवर्नमेंट अगर अपनी डायरेक्शन नहीं सेट करेगी
तो जिन लोगों का ट्रस्ट इनके ऊपर अभी है वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, जैसा आपका ख्याल है कि डायरेक्शन सेट नहीं की हुई है, डायरेक्शन हमें नहीं पता, उनके जहन में डायरेक्शन है कोई? अगर उनके जहन में डायरेक्शन है तो बताने में क्या हर्ज है? हर चीज तो हम वो गवर्नमेंट इस वक्त हर चीज तो इतना आउट कह देती है, तो इसकी डायरेक्शन भी बताते हैं ताकि जो कंफ्यूजन है, जैसे मुजम्मिल ने कहा, कि वो कंफ्यूजन खत्म होना, लोग को पीस ऑफ माइंड, यार ये टैक्स लगने वाले हैं या ये चीजें इस तरह होनी चाहिए या ये इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, ये डॉलर का रेट हो जाएगा, कि हर कोई अपनी हिसाब से उसकी प्रोविजनिंग करे और उसको उस करके उस हिसाब से मतलब ये कि अनसर्टेनिटी और तुक्का खत्म हो, बात कहाँ हो तो उसके हिसाब से इंसान एडजस्ट करके कारोबार धंधा कर ले। अच्छा, दो सवाल उठे मुजम्मिल साहब ने, मैंने वक्फे तरफ जाना है, वक्फे से आते साथ मैं चाहूँगा अब्बासी साहब इन दोनों से मुकाम सवाल उनसे किए गए। पहला सवाल ये किया गया कि भाई अगर बिजली रेट और गैस और महंगी करनी है और ज़िंदा रहने की कीमत और बढ़ानी है तो खुदा का वास्ता बता दीजिए क्यों अखबार करें आप बढ़ाने वाले, अगर ऐसा है तो रहम कीजिए बता दीजिए ताकि इंसान पहले ही सांस रोक ले। और जैसा मर्चेंट साहब ने कहा कि अगर आपकी कोई पॉलिसी है जो अभी कौम को या हमको नहीं वाजे तो वो भी कर दीजिए ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि भाई होने वाला क्या है, उसके हिसाब से इंसान धंधा एडजस्ट कर ले। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। जनाब अब्बासी साहब, दोनों सवाल मेरे आपकी खिदमत मौजूद है, क्या फरमाइएगा? जी फैसल, बहुत शुक्रिया। बात इस तरह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, और पाकिस्तान को अगर गिरवी रखने की बात है बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने, तो वो सिर्फ एक ही बात है, वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का या करंट अकाउंट का खसारा। और पाकिस्तान में डॉलर कमाने का ज़रिया, सबसे बड़ा ज़रिया एक्सपोर्ट्स होता है और सबसे ज़्यादा डॉलर बाहर जाने का ज़रिया इंपोर्ट होता है। नवाज शरीफ साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा मुआशी माहिर समझते हैं, पाकिस्तान की तारीख में वाहिद ये हुकूमत थी जिसके एक्सपोर्ट जिसके दौर में कम हुए हैं और नेगेटिव ग्रोथ हुई है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई कि जो एक्सपोर्ट पहले से कम छोड़ के जाए, यानी 5 साल हुकूमत करे, बुलंदोबांग दावे करे और एक्सपोर्ट कम छोड़ के जाए। तो ये एक्सपोर्ट कम छोड़ के गए जिससे पाकिस्तान आज एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ है। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसमें फर्क है। एक्सपोर्ट तो बतदरीज बढ़ रहा है हमारा। नहीं। अच्छा, जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली उस वक्त 25 बिलियन का एक्सपोर्ट था और जब उनको 5 साल के बाद 35 बिलियन 40 बिलियन करना चाहिए था, और उस नवाज शरीफ साहब के 5 साल दौर में एक्सपोर्ट 25 बिलियन से कम ही रहा, 20 रहा, फिर 22 रहा, फिर 23 रहा, 23 और 24 के दरमियान वो छोड़ के गए। तो पहली दफा नेगेटिव ग्रोथ हुई एक्सपोर्ट में। अब जो दूसरी बात है वो करंट अकाउंट का खसारा, यानी $18.5 बिलियन का खसारा अभी तक जो हम कर रहे हैं, वो 18 बिलियन का मतलब ये होता है कि आपने 18 बिलियन डॉलर कहीं से ला के, तो जो नवाज शरीफ साहब ने फजूल खर्चियां की उनके पेमेंट करके फिर आप जीरो पे होंगे, फिर आगे काम चलेगा। अगर आपको नागवार ना गुजरे तो मैं गुजारिश कर दूं कि अगर मैंने आपको ये करने, फिर मलिक साहब जब जलसा करेंगे तो सारी रात जलसा करते रहेंगे, तो मेरा और इनको मैं वो मार्जिन दे नहीं सकता। तो सवाल मेरा आपसे मैं दोहराता हूँ, क्या बिजली गैस के रेट, जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग आप और ज़्यादा बढ़ाने का इरादा रखते हैं? सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 ये था कि क्या कोई आपकी बिजनेस इकोनॉमी की कोई डायरेक्शन है? क्योंकि 2 इकोनॉमिस्ट मेरे कहते हैं कि उनको डायरेक्शन नहीं पता। तो अगर आप मैंने दोनों सवाल डायरेक्शन है तो उसका जवाब दीजिए सर। आप डायरेक्शन पे हमारी हुकूमत ने जो मेजर्स लिए, अभी जो हमारे इकोनॉमिस्ट भाई थे उन्होंने बताया कि अल्लाह के फजल से एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गए, सिर्फ 4% ग्रोथ हुई लेकिन इंपोर्ट्स कम होना शुरू हो गए। करंट अकाउंट का खसारा जो है वो 13% से कम हो गया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा आपके रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हो गए, गुड्स का ट्रेड आपका पहले से डेफिसिट कम हो गया, सर्विसेज का डेफिसिट कम हो गया। तो ये है खुशखबरियाँ जो जिस जुल्म और ज्यादती वाले दौर से आप निकल के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। रही बात कि IMF के साथ हम मुआहदा करने जा रहे हैं और हमारी ख्वाहिश होगी कि ये इस दौर का, इस हमारी पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF के साथ कर्जा हो ताकि हम मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करें। बिजली जरूर है, आ जाइए सर जी। हाँ, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग कब बढ़ती है
जब आपका इतना बड़ा खसारा होगा, करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, करेंसी डिप्रिशिएट करने से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, महंगाई आई है, लोगों को नवाज शरीफ साहब को सर, बिजली वो गैस दुआएं रेट, देनी सर, चाहिए, बिजली गैस अल्लाह के ताला रेट। उनकी सेहत दे। सरकार, लेकिन अब आने वाले बिजली गैस के रेट, सुन लेना, मैं उसी तरफ यार हूं। हाँ, बिजली का 1200 अरब का खसारा पूरा करने के लिए रेट एडजस्ट किए ताकि मजीद खसारा ना जाए, कौम पे बोझ ना पड़े। लेकिन अब हमारी ये ख्वाहिश है कि ये रेट्स इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें, और IMF को भी इसीलिए हम पहले नहीं जाना चाह रहे थे। आप फरमाने के बिजली का रेट नहीं बढ़ेगा, ओके। गैस का रेट जो आपने शायद गलती से लोगों का नलकी लगा के खून पी लिया, उसके बारे में वो वापस होंगे या हो गया, अब यही होगा बाकी ज़िंदगी के लिए? देखिए, गैस वाले में मसला हुआ है, प्रॉब्लम हुई है। स्लैब जब सेट हुए हैं तो उसमें गलती लग गई है और उस पर कमेटी बैठी हुई है। मेरा ख्याल है कि वो रिवाइज होंगे तो और गैस के रेट मुनासिब हो जाएंगे। लेकिन ये भी वो एरिया है जिसमें नवाज शरीफ हुकूमत 157 अरब का खसारा गैस जो पाकिस्तान में बनती है उसमें भी छोड़ के गई है। तो क्या करें, जो पटारी खोलते हैं, आगे तूफान है, आगे खजाना खाली है, आगे खसारा है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह मजीद कौम पे बोझ नहीं डालेंगे। मलिक साहब, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँ, ये कहना कि इंपोर्ट कम हो गई है, ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ने तो कोई तरक्की नहीं की 6 महीने में। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास स्पेंडिंग के पैसे कंगले हो रहे हैं, शेल्फ्स खाली हो रही हैं, ख़रीदने को कुछ पैसे नहीं है, लोगों का दिल नहीं है, इंपोर्ट खुद ही कम हो जाएगी। जहाँ तक एक्सपोर्ट बढ़ी है, जैसा आप फरमाते हैं, तो माज़रत के साथ आपकी हुकूमत को भी 6-7 महीने हुए हैं। अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि साल की यानी 2018 की पहले क्वार्टर में ऑर्डर्स आए थे जो फुलफिल हुए हैं, जिनकी पेमेंट्स आई हैं। तो मेरी आजाना गुजारिश, मुझे उम्मीद है कि मुजम्मिल और जीशान थोड़ी सी उसकी सदाकत भाई, सर वो करेक्ट कर ले, सर वो तो हर मैं समझ गया क्वार्टर का होता है, मैं समझ गया, आखिरी 3 महीने। मैं समझ गया। तो आपने बहुत ही अच्छी बात की कि $100 का ऑर्डर था, वो आपके आते ही $150 हो गया। हाँ, ये बढ़ गई, ये मैं मानता हूँ। जी सर, बात यह है कि सदाकत साहब ने ना 3 इश्यूज के बारे में बात की है जो आपके चैलेंजेस दरपेश हैं। एक करंट अकाउंट का डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा जो सर्कुलर डेट का इशू है। उस पे आने से पहले मेरी सिर्फ एक आपसे एक मुजाना गुजारिश होगी, ज़रा काइंडली सदाकत साहब से पूछ लें वो कितनी देर ये रोना रोएंगे कि नवाज शरीफ साहब और पिछली हुकूमत हमें ये चीज़ छोड़ के गई है, और कब से ये जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे ताकि ये कोई बेहतरी ला सकें। अब मैं एक एक करके इन्होंने जी मैं इनसे पूछ लें कि कब ये जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे और हमारी कहानी बंद इनकी बंद हो। अब्बास साहब को टाइमलाइन है, अब्बास साहब को टाइमलाइन है सर, मैं उस बेहतरी पे आ जाता हूँ, मैं भी फैक्ट्स के आपको बता देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 3 महीने बाद बेहतरी आना शुरू हो गई है। सदाकत भाई, अब मेरी बात सुन लें। अच्छा, माशाल्लाह इन्होंने कहा एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत आखिरी साल के अंदर एक्सपोर्ट्स $23.5 बिलियन पे छोड़ के गई हैं। माशाल्लाह सदाकत साहब ने यहाँ पे जो अलिफ लैला की कहानी सुनाई, उसके बाद फैक्ट्स क्या हैं। 7 महीने के अंदर $13 बिलियन की एक्सपोर्ट आई है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट $2 बिलियन अ मंथ। अगले 5 महीनों में अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो $10 बिलियन बनता है। दोनों को ऐड कर लें, $23 बिलियन के ऊपर माशाल्लाह वहीं के वहीं खड़े होंगे। जहां पे इंपोर्ट की इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक कहा, वहां पे कमी आई है। मगर मेरे भाई से ये भी पूछ के बताएं कि तेल की कीमत, जो क्वांटिटीज पिछले साल इंपोर्ट हुई थी और अब जो तेल की कीमत हो गई है, उसके ऊपर बताएं कि कितना इनको साल का रिलीफ मिला है। माशाल्लाह $3 बिलियन से तो तेल ही कम आएगा इस मुल्क के अंदर, जिसका ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई से ये पूछें, क्या मशीनरी की इंपोर्ट्स जो आपको ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए चाहिए होती हैं, क्या वो 20 से 25% कम हुई हैं कि नहीं हुई हैं? अगर ये इन तीनों चीज़ों का जवाब दे दें तो मैं इनकी मैनेजमेंट की तारीफ कर लेता हूं। माशाल्लाह, अगर ये हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहें तो वो मैं इसके ऊपर रोक नहीं सकता हूं। माशाल्लाह, अचीवमेंट 0/0, क्रेडिट लेने के लिए जो मर्जी इनको करवा लें। जिस तरह इन्होंने सेहत कार्ड के ऊपर रंग बदल के अपना रेड और ग्रीन कार्ड पे रंग लगा लिया और सेहत कार्ड को क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो माशाल्लाह ये इसका भी क्रेडिट ले ले। वो आपकी हुकूमत भी करती थी, हर हुकूमत ये करती है। सर मेरी बात सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज रिजल्ट इज 0/0। ना डायरेक्शन नजर आ रही है ना कुछ और। अच्छा नहीं, अब ये तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया ना। फिस्कल डेफिसिट पे माशाल्लाह पूछें, जिन्होंने कहा था कि हम 8,000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन कर देंगे, माशाल्लाह जो रिवाइज्ड कलेक्शन है टैक्स की, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अचीव करने के लिए। पिछले साल से
3% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 50% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू जो है वो आपकी कस्टम ड्यूटी से रिकवर होता है, जिसके अंदर 30% की इन्फ्लेशन आ गई हुई है। तो 15% से तो टैक्स रेवेन्यू वैसे ऊपर चले जाना चाहिए था। भाई साहब ने उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं दिया। सर्कुलर डेट के ऊपर अगर आप आना चाहते हैं, अच्छा चले अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 6 महीने के अंदर पिछले साल 350 अरब, इस साल 220 अरब रुपए, 30% डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अब 25%। ये भैंसें, पुरानी गाड़ियां और ये ड्रामे करते रहे। अब माशाल्लाह डेटा सही था, ये सियासत आप पूछे मुजम्मिल साहब बैठे। हाँ, मैं वहीं पूछे, बिल्कुल पूछे। मुजम्मिल साहब, आप समझ में आया आपको क्यों बुलाया? क्योंकि इन्होंने जो कुछ कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुजम्मिल भाई समझाओ यार, ये क्या बोला क्या है इसने भाई? भाई आम अल्फाज में इस तरह समझा देता हूं कि दो फिरौनों में मुकाबला हो रहा है और दोनों फिरौन बताने की कोशिश कर रहे हैं दोनों में से बड़ा फिरौन कौन है। छा गए हो तुम। मतलब कोई अच्छी मतलब कोई अच्छी बात नहीं बता रहे, मतलब ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़ा फिरौन था या मैं बड़ा, या वो हज पे जाते हैं ना, बड़ा शैतान छोटा शैतान, तो ये वो हो रहा है। मतलब ये आवाम के लिए कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे। 2.5 लाख वाला हज। अच्छा यार, ठीक है ना यार, तो दोनों अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, दोनों में जो है ना आवाम को धंसा है नीचे। मुजम्मिल भाई, मैंने कोई गलत फैक्ट्स नहीं है, आप ये बता दें। अच्छा देखिए, बात ये कि अली परवेज़ के बिल्कुल फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट इस तरीके से कर देता हूँ कि अली परवेज़ को भी याद होगा, अभी इन्होंने खुद बोला कि तेल की कीमतें गिरी। जब तेल की कीमतें गिरेंगी तो इंपोर्ट कम होगी, तो फिर टैक्स खुद ब खुद कम हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अली परवेज़ को याद होगा कि जब ये आखिरी बजट मिफ्ता इस्माइल ने दिया था तो उन्होंने एक इलेक्शन बजट दिया था जिसमें उन्होंने सैलरी क्लास वालों का टैक्स पूरा उड़ा दिया था। उसके अलावा उन्होंने जो है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मोबाइल फ़ोन की जो सबसे बड़ी कार्ड से रेवेन्यू आता है वो 100 अरब का वो उड़ा दिया था। फिर आपको याद होगा जुलाई से अक्टूबर आखिर तक ना पीक प्राइसेस थी तेल की। तेल की प्राइसेस गिरी है नवंबर ऑनवर्ड, तो उसका जो इम्पैक्ट आना है ना वो इंपोर्ट्स में वो हम देखेंगे फरवरी मार्च ऑनवर्ड से। तो अली भाई ने बात सही की है कि कमोडिटी की कीमत गिरी है, लेकिन वो अगर अक्टूबर के आखिर में गिरी है तो 1 नवंबर को वो तेल थोड़ी आ जाएगा, वो जो पुराने सौदे चल रहे हैं। दूसरा ये भी बात बता दूं, LNG मशीनरी। मुझे एक ब्रेक। दूसरी बात ये कि LNG की बात, मुझे यहाँ पे आप होल्ड योर थॉट, मैं छोटे से वफल बात आते से भी इसका कंक्लूजन लेना है, और साथ में जीशान मर्चेंट साहब का भी ओपिनियन मुझे लेना है, क्योंकि मुझे दो पढ़े लिखे लोगों को इसलिए बिठाया है कि जैसे उन्होंने कहा कि ये दो सियासतदान तो मुझे ऐसे चकरा देंगे, मैं आम आदमी हूँ, ये नंबर बिलियन भैया, मैं तो 100,000 से ऊपर लाख से ऊपर मेरे को समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी बातें करते समझाने के लिए दो लोग बिठाए हुए हैं। तनख्वाह कितनी है आपकी? 1000 लाख ही है ना यार, करोड़ थोड़ी तुम्हारी तरह अरबों खरबों अरबा की। हम तो छोटा आदमी, हमें तो समझ में भी नहीं आता। एक छोटा सा वक्फा लीजिएगा। मास्टर का बहुत शुक्रिया, वक्फे में बात काटनी पड़ गई थी। मुजम्मिल साहब, अली परवेज़ साहब बार बार पूछ रहे हैं कि जो मशीनरी की इंपोर्ट है उस पर भी कमेंट कर दीजिए। अच्छा, मशीनरी की इंपोर्ट जो है अली परवेज़ साहब, वो अगर आप इस पहले साल के 6 महीने में देखें तो पिछले साल के बराबर ही है अभी तक, तो अभी तक उसमें डिक्लाइन नहीं आया। वो हम शायद सेकंड हाफ में देखेंगे, क्योंकि पीटीआई ने डेवलप इफेक्टिवली जो है सितंबर से टेक ओवर किया था, मुजम्मिल तो भाई, उसका इम्पैक्ट अभी मशीनरी की डिप। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जरा काइंडली जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज जहां तक मैंने डेटा देखा है पीबीएस का, उसमें 20% की डिक्लाइन है 6 महीने को जब 6 महीने से कंपेयर करते हैं, बट आप जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए मालिक साहब, मैं ये भी कहूँगा ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक्सपोर्ट बढ़ गए तो वो पिछली हुकूमत का कारनामा था, और अगर मशीन की इंपोर्ट डिक्लाइन हो गई तो वो भी आप ही का कारनामा था ना। ऐसी हरकतें करके लोगों ने फैक्ट्रियां बंद कर दी यार। नहीं, मैं देखिए, मैं भी चलें वो स्टोरी के ऊपर आपने वो बाद में बात कर लेंगे, बट मैंने माजरत के साथ मुजम्मिल भाई की बात काटी है। मैं कह रहा हूँ ये जरूर चेक कर लीजिएगा और आपको बाद में बता दी। पहली तो बात है, मेरे भाई अली परवेज़ मलिक साहब ने जो मैंने इनको करंट अकाउंट की इंप्रूवमेंट की बात की वो जिक्र नहीं किया। $800 मिलियन से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ, वो इनको शायद पता नहीं, ये सुनना नहीं चाह रहे या समझ नहीं चाह रहे। मैंने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, उनको कोई अच्छा नहीं लगा। मैंने बताया कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 5 साल में एक्सपोर्ट नेगेटिव रहा है, एक्सपोर्ट ग्रोथ, वो शायद उनको बुरा नहीं लगा। इन्होंने बात की कि हमने रेवेन्यू शॉर्टफॉल, ये सही कह रहे हैं कि हमारा जो, इनको पहले बताऊं कि पिछले दौर में, पिछले माली साल में नवाज शरीफ साहब ने जो टैक्स का टारगेट रखा था उस हुकूमत का 250 अरब रुपए का उनका शॉर्टफॉल था।
हमारा ज़रूर टैक्स जो ये सही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसमें 3 रीज़न थी। एक ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रीपेड वाला टैक्स जो था प्रीपेड मोबाइल कार्ड पे उन्होंने स्टे दे दिया था, जो वो टैक्स हमारा उससे शॉर्टफॉल आया। इसके अलावा पहले क्वार्टर में हमारे पास कार्स में और जो प्रॉपर्टी में नॉन फाइलर पे उनकी परचेज। भाई साहब माज़ा मैं खता कलामी कर रहा हूँ, आपकी बुरा न मानिएगा। ये तो हम नंबर तो सारी रात बैठ के करते रहेंगे और मैंने आज मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि रीजंस शॉर्टफॉल की। अच्छा मैं बस एक जुमला और बोलूंगा। जी फरमाइए। तेल की कीमत कम हुई, टैक्स कलेक्शन कम हुई, कार पे और प्रॉपर्टी की परचेज पे जो पाबंदी रही नॉन फाइलर पे, उसकी वजह से शॉर्टफॉल आया। कीमत कम हुई है, हर हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव जा रहा है। आप ये कह रहे हैं अब अपना सवाल करें कि नॉन फाइलर वाली जो आपने लगाई हुई है प्रॉपर्टी और गाड़ी के ऊपर, उसकी वजह से नुकसान, तो लगाई भी क्यों, हटा दो भाई। नहीं वो हट गई, अब हट गई नहीं, वो पहले एक कहां हट गई के लिए रही सरकार नहीं हटी। फैसल भाई वो नहीं सर 1300 सीसी की गाड़ी पे से हटाई है खाली आपने। माशाल्लाह इनसे पूछे कि कितनी इंजन सीसी है। और एक से सब वो प्रॉपर्टी, अगर आप मैं दूर बैठा हूं मुझे बोलने दें, मुझे पता नहीं कौन कौन दरमियान में बोला, मुझे समझ नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही। सर मैं बोल रहा हूँ 1300 सीसी की गाड़ी खरीदने की इजाजत दी आपने, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी आपने उसको नॉन फाइलर को। और नॉन फाइलर कहना बड़ी ज्यादती है कि बाहर नॉन फाइलर को क्यों नहीं इजाजत दी? नहीं नॉन फाइलर सुने, 50 लाख से कम पे नॉन फाइलर भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है और छोटी कार वो खरीद सकता है। ये पाबंदियां थी जिनसे टैक्स कलेक्शन कम हुई। अब अगली बात क्या है कि पाकिस्तान को इस जो नवाज शरीफ साहब ने जिस गर्दाब में फंसाया, सर जी बात से एग्री करेंगे, वो है करंट अकाउंट का खसारा। नहीं वो अल्लाह की वजह से कम होना शुरू हो गया, वो हो चुका पॉजिटिव की तरफ। सर वो कर चुके हैं, उनको हमने जेल में डाल दिया है, वो आजकल जेल में रहते हैं, उनका गम छोड़ दें। अब सिर्फ ये बताइए सरकार कि ये जो इकोनॉमी के या आम आदमी की या बल्कि गरीब आदमी मिडिल क्लास को, बल्कि मिडिल क्लास को जो आपने गरीब क्लास कर दिया है, इसमें कोई रिलीफ आने का चांस है? कोई डायरेक्शन, जो जीशान ने शुरू में पूछा था कि कोई डायरेक्शन है इसकी? बदकिस्मती से अभी वक्ती तौर पे जो कुछ कर्जों का बोझ इन लोगों ने लादा है और 6-6 अरब रुपया रोज का हम सूद दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने फिर वहीं चले गए, मकरूज किया है। फिर वहीं चले गए। बदकिस्मती से बैड न्यूज़ यही है, तो कौन अभी जो हमारा मिडिल क्लास है, नई जिम्मेदारी लेंगे। सर डायरेक्शन है कोई नहीं है? सर ये बताइए रिलीफ कब आएगी? ये बताइए मिडिल क्लास अभी आ गई है ना, 5 लाख रुपए का हज कर दिया सर मिडिल क्लास के लिए कुछ खबरी फिलहाल नहीं है, रिलीफ कब आएगी? लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको हमने बचाया है। गरीब लोगों बचाया, गरीब लोग पे कौन सा गरीब बचाया? सर मेरा ड्राइवर सामने बैठा है बेचारा, इसका गैस का बिल आता था 2000, इसको 12,000 रुपए का बिल दिया है। एक बेवा बेचारी हमारे मोहल्ले में रहती है गरीब, उसको 46,000 रुपए का बिल भेजा है गैस का, वो 3 मरले के क्वार्टर में रहती है। मैं जवाब दे दूं कोई थोड़े से? फैसल गैस का वाकई वो गड़बड़ है और उस पर हुकूमत रिव्यू कर रही है, लेकिन बाकी बिजली में गरीबों को बचाया हमने। ये जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कोई हेल्थ कार्ड देना था, वो हेल्थ कार्ड लोगों को दे रहे हैं, 7,20,000 रुपए फी खानदान दे रहे हैं ताकि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस करें। और ये तो अली साहब कह रहे हैं कि ये भी कोई नवाज शरीफ साहब का प्लान था, पता नहीं वो कहाँ था, किसको कार्ड दिए, हमने तो कोई नहीं देखा। हमने तो मरियम साहबा का कोई वो लोन भी था, हमने तो नहीं देखा नौजवानों को लोन दिया था। ये सारे आइडियाज सोचते नवाज शरीफ साहब ये सारे आइडियाज अपने दिल में लेके जेल चले गए। वो नहीं होता, वो बच्चों को डरते बहू आ जाएगा। पीटीआई को पता नहीं पीएमएल का बहू क्यों लगता है। अरे छोड़े ना सर, आगे की बात करें। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। हाँ साथ बहुत शुक्रिया सर, वक्त कम है, फरमाइए। मैं अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात तो जरूर क्लियर होगी लोगों को कि माशाल्लाह नवाज शरीफ फोबिया से सदाकत साहब बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हर चीज पे घूम के वहां पे आ जाते हैं। ये है। अगर मैंने एक बात की है कि एक्सपोर्ट 3%, सर मेरी नहीं करेंगे सर, मैं हाथ जोड़ लूं, मुझे बात तो करने दें, मैं हाथ जोड़ूं, बात करने दें सर, हुकूमत में थोड़ा सा बर्दाश्त करने सर। सर अगर मैंने कहा है कि बर्बादी की वजह बता रहे, नहीं रुकेंगे, आप माइंड कर रहे हैं, नहीं रुकेंगे। अच्छा बर्बादी की वजह मैं पूछता हूं मुजम्मिल से, पूछता हूं 1 मिनट में। अगर मेरा किसी मुजम्मिल साहब से ये पूछिएगा कि अगर मैंने कहा है कि 3% एक्सपोर्ट ऊपर गई है,
और 10% इंपोर्ट नीचे आई है, तो इससे ट्रेड डेफिसिट को क्या फर्क पड़ेगा? इसके अंदर मैथमेटिकल वो तो नंबर है, अगर अब्बासी साहब को नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूं, जरूर कम हुई है, पर मैंने उसके बाद वजूहात भी बताई थी कि मशीनरी एंड ऑयल कम हुआ है। अच्छा, अब इन्होंने कहा रेवेन्यू कम हो गया क्योंकि तेल की कीमतें गिर गई, तो माशाल्लाह असद उमर साहब जो पहले हमें लेक्चर देते थे कि जब तेल की कीमत गिरेगी डार साहब सेल्स टैक्स का रेट बढ़ा देते हैं, तो मुजम्मिल साहब से ये भी पूछेगा असद उमर साहब ने इस डिक्लाइनिंग ऑयल एनवायरनमेंट के अंदर क्या सेल्स टैक्स बढ़ाया नहीं है? उन्होंने हुकूमत के अंदर आके दोबारा यूटर्न इस चीज के ऊपर लिया कि नहीं लिया? और तीसरी बात जो गाड़ी की आपने बात की कि इन्होंने 1300 सीसी गाड़ी अलाउ कर दी, माशाल्लाह सिर्फ एक कंपनी को फायदा दिया, ठीक है, आपकी ना कोई नॉन फाइलर खरीद सकता है ना कोई ले सकता है, सिर्फ एक गाड़ी है जो 1300 के नीचे है, जो अब्बासी साहब से पूछें कौन सी है जिसको ये बेनिफिट दिया गया, ये भी पूछें। गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए। हाँ? नहीं ले सकता, नहीं लेगा। 18 लाख रुपए की गाड़ी गरीबों के लिए? मैं ये नहीं कह रहा 1300 सीसी से नीचे हर गाड़ी, 1300 नहीं है, 1300 सीसी से नीचे, उससे ऊपर लिमिट है, नीचे नहीं है। जिम्मेदारी लेंगे, मुजम्मिल साहब मुझे जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वाकई इस सिचुएशन में हम जहां हैं, जहां पीटीआई फंसी हुई है, क्या वाकई ये पिछली हुकूमत का कारनामा है? मुजम्मिल देखिए बात ये है कि ये मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, मुजम्मिल से पूछ रहा हूँ। हाँ देखें, बात ये है कि ये जो बैकलॉग है ना, ये पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ था और वो जो है बोझ पास ऑन किया गया नून को, और नून ने ये पास ऑन कर दिया पीटीआई को। सही है। और जिस तरीके से पीटीआई चल रही है, ये आने वाले जो भी आएंगे उस पे जो है उससे ज़्यादा बड़ा पास ऑन होगा। अभी तक हम जो है माजरत के साथ हम जो है प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पा रहे और प्रायोरिटीज़ को जब सेट नहीं कर पा रहे, और दूसरी बात ये कि ऑपोजिशन जो है तैयार नहीं है इनका कोई अगर अच्छा काम हो जाए उसको क्रेडिट देने के यार लिए। वो तो ऑपोजिशन और ये लोग जो है है ना यार, उनके नहीं मुजम्मिल भाई पहली स्पीच, सॉरी ये लोग जो है ये पीटीआई वाले शहबाज साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो उनका फेलियर होता है उसको लेके बोल रहे हैं। जी बोलिए। पीटीआई वाले जो हर रोज जो फेलियर होता है उसको जो है पीटीआई वाले हर अपने फेलियर को वो पीछे से कोरिलेट करते हैं। देखिए बात ये है कि अब आपने जो है ना ऑफिस का चार्ज ले लिया, आपने सीवी दिया था, आप नौकरी के लिए अप्लाई किया था, अब आपको नौकरी मिल गई है, अब आपको जो है अब कंपनी चलाने की बात करें, मुल्क चलाने की बात करें, बार बार ये ना कहें कि हमें क्या मिला हमें क्या मिला। अब इससे अब मैं सारों से एग्री करता हूँ कि इन चीज़ों से अब हमें निकल जाना चाहिए। सो फार पीटीआई ने जो है ना अपना बेस्ट दिया है जितनी उनकी एबिलिटी है, और वो सीख रहे हैं और मुझे उम्मीद भी है कि बेहतर हो जाएंगी चीजें, स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। मुजम्मिल साहब आपने क्या कारनामा किया? जीशान योर क्लोजिंग कमेंट्स गड़बड़ कह दिया, जितनी इनकी कैपेबिलिटी उतना कर रहे हैं। जीशान जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए मैं एक सीधी सी बात कर लूं कि ये जो एक्सपोर्ट बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि डॉलर क्या था और अब क्या हो गया। तो क्वांटिटेटिव इंक्रीज की बात करें, अगर इंक्रीज हो रही है, अगर टीएमएल की बात करती है तो वो भी क्वांटिटेटिव इंक्रीज की बात करें, ये रुपी टर्म में बात ना करें सही, क्योंकि डॉलर जरा सा भी फ्लक्चुएट होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। सही बात है, डॉलर में तो बताते नहीं, रुपए में बताते हैं। 23.5 बिलियन डॉलर का है सर। सही है। नहीं सर, आप बात नहीं करें, क्वांटिटेटिव एक्सपोर्ट की बात करें, क्वांटिटेटिव एक्सपोर्ट की बात करें और उसमें आ जाए, उसको कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लेम गेम्स, इसमें कोई तो राय नहीं है कि खत्म हो जाना चाहिए और ओन करना चाहिए कि जी ये जो हो रहा है ये हमारी जिम्मेदारी। अब सवाल ये कि चीजें ठीक कैसे होंगी, मैं अपने फिर पहले सवाल पे आता हूँ कि भाई डायरेक्शन दे दीजिए, खुदा के बाद बिल्कुल ठीक। ओके अब्बासी साहब आपसे सवाल और क्लोजिंग कमेंट 1 मिनट में अगर जवाब देना चाहें। मुझे सवाल रिपीट कर दीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस जीशान साहब कह रहे हैं हुकूमत चलाना समझ नहीं आ रहा, मुझे रिपीट करके बताइए। बेईमानी नहीं करो यार जीशान साहब, सवाल रिपीट करते हैं, मैं दूर बैठा हूं, ये बड़ी ज्यादती है। सर सारे ही दूर बैठे। जीशान साहब ने दोबारा ये कहा कि डायरेक्शन है तो बता दें, बस रोड मैप दे दें। मैंने कहा कि डायरेक्शन यही होती है कि आप पिछले सालों से कंपेयर करते हैं कि पिछली हुकूमतों को हम उनको माफ नहीं कर सकते जो हमें इतना फंसा गए कि जितना हमारा रेवेन्यू है आधे पैसे जाते हैं इनके किस्तों में और इनके सूद में। डायरेक्शन 15 अरब रोज का कर्जा ले रहे हैं, ये डायरेक्शन है। ऑस्टेरिटी करके दिखाएगी और आपकी इदारे जो नवाज शरीफ साहब नुकसान में छोड़ के गए। सर मुझे आपकी आवाज ही सही समझ नहीं आ रही। जो इदारे ये नुकसान में छोड़ के गए, इंशाल्लाह वो सारे हम बात करेंगे। सबको दिए वो ये आके टेप की तरह माशाल्लाह शुरू हो जाते हैं, किसी चीज को बताने को तैयार नहीं है कि रोड मैप क्या है इस मुल्क को आगे निकालने का। अच्छा
रोड मैप यही है, पीआईए का खसारा खत्म करेंगे, रेलवे का खसारा खत्म करेंगे, बिजली का खसारा खत्म करेंगे, माशाल्लाह सरमाया कंपनी बना रही है जिसको कैपिटलाइज करेंगे, पैसे जेब में नहीं करंट। यार अब मुझे बात तो करने देना, करंट अकाउंट का खसारा आपको कम से कम नजर आएगा और डायरेक्शन नजर आएगी, जो हमारे स्टेप्स हैं उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। अच्छा, मैं अगर बुरा मैंने मेरे पास 50 सेकंड है, मैं आपके लिए 20 सेकंड रखता हूँ, लेकिन जीशान आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही कह रही है कि आप इस जवाब से अग्रीड नहीं है। सर पॉलिसी होती है, रोड मैप इज अ पॉलिसी विच इज अ रिटन पॉलिसी। तो वो मुझे पता हो ना कि ट्रेड की पॉलिसी ये है यार, मैं इस तरह से जाऊंगा, टैक्स की पॉलिसी है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आपको रोड मैप का जवाब नहीं मिला। क्लोजिंग कमेंट। अगर ये सारे जो इकोनॉमिस्ट हमारे दोस्त बैठे हैं उन्होंने एक ही बात की है, गवर्नमेंट का काम होता है जिम्मेदारी लेना, मार्केट्स को रीअश्योर करना कि उनको पता है कि वो ड्राइविंग वी पे बैठ गए। माशाल्लाह अगर कोई ड्राइवर रेयर व्यू मिरर में देखता रहे तो उसने गाड़ी खेच चलानी है, माशाल्लाह दीवार के अंदर टक्कर मारनी है, लोग इंतजार करें साइड पे बैठ के कि एक दफा शौक पूरा कर लें, अपना लर्निंग वाला निशान उतार लें, फिर हम इन्वेस्टमेंट्स लेके आ जाएंगे। वो ये समझने को तैयार नहीं है, इसलिए अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। मुजम्मिल साहब ने बिल्कुल ये यकीन दिलाते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने बर्बादी की उसके मुकाबले में ये हुकूमत बेहतर स्टेप्स लेके चल रही है और इकॉनमी को भी इंशाल्लाह पानी उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक करेगी। इस तरह की सियासी बजट और सियासी मईशत नहीं चलाएंगे माशाल्लाह की तरह 6 महीने में 2 बजट भाग गए इंशाल्लाह। वैसे मुजम्मिल ने जो बात की थी, बस मैं उतना ही कहूँगा कि भाई वाकई कौम जो है मुख्तलिफ डॉनों के बीच फंस गई। सब बता रहा है कि मैं बड़ा डॉन, कि तू बड़ा डॉन, पता नहीं कौन डॉन। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।